अब आइए आते हैं वास्तव में अध्याय 9 के तरफ, जिसका हेडिंग है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस चैप्टर में बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत तिथियां वगैरह नहीं बताई गई हैं, छोटे छोटे टर्म्स बताए गए हैं। और यकीन मानिए आजकल के एग्जाम्स में टर्म्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं ईयर्स के मुकाबले, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि उसको भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। देखिए क्या लिख रखा है। पहला चीज तो जानेंगे कि लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कब प्रारंभ हुआ है। भले हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया है, बट इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। 3000 साल पहले, मतलब ये बात की जा रही है 1000 बीसी की। ठीक है। अच्छा, कोई सी भी नई तकनीक, कोई सी भी नई चीज धीरे धीरे प्रचलन में आती है, तो अगला लाइन लिखा है कि 2500 वर्ष पहले, मतलब 500 बीसी आते आते लोहे के औजारों के व्यापक प्रयोग के हम लोगों को प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। जैसे एआई ही है, तो अभी रातों रात हम लोग क्या कर रहे हैं कि एआई में हमारा एक्सपर्टीज नहीं हो गया है ना। कोई नई तकनीक हमको पता चलती है, धीरे धीरे हम उसके यूज टू होते हैं और फिर उसको बृहत्तर पैमाने पर इस्तेमाल में लाना शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले, 1000 बीसी मतलब आर्यन लोगों की कहानी है। और महाजनपद का समय आते आते क्या हुआ है कि लोहे का प्रचलन बढ़ा है। लोहे से हथियार बनाए गए, जो आपके शत्रु हैं आप उनको मार गिराएंगे। लोहे से कुल्हाड़ी या अन्य प्रकार के कृषि आप उपकरण बनाएंगे, तब आप खेती बाड़ी को इतना ग्रो कर पाएंगे कि भाई सरप्लस जनता के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर सके। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगला देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली तमिल भूमि की बात की गई है। नोट डाउन करेंगे जो भी छोटे छोटे टर्म्स आपको यहां पर बताए गए। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको कहा जाता था वेल्लला। वेल्लला मतलब समझना है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी। वहीं जो साधारण हलवाह होते थे, जिनके पास बहुत खेती नहीं होता था, कृषि योग्य जमीन नहीं होती थी, उनको कहा जाता था उनवार। और जो भूमिहीन मजदूर हुए या दास हुए, उनको कहा जाता था कडेसियार या अधिमई। फिर से याद करेंगे, वेल्लल्ला मतलब हुआ बड़े जमींदार, जिनके पास कम जमीन है उनको कह दिया गया उनवार। और जो भूमिहीन आपको मजदूर होते थे उनको कहा जाता था कदेशियार या अधिमई। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में चले आइए तो गांव का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था ग्राम भोजक। अगला कि ये जो पद होता था मोर और लेस वंशानुगत होता था। यूजुअली जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था, जिसके पास सबसे जमीन होती थी, सबसे ज्यादा जमीन होती थी, वही ग्राम भोजक बनता था। तो अगर वही व्यक्ति ग्राम भोजक बनेगा, इट मींस कि उसका बेटा के पास भी जमीन कम थोड़े ना हो जाएगा, अगला ग्राम भोजक उसका बेटा ही होगा। और इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है। अगले फिर चैप्टर में अगले पेज पे आएंगे। वही लिख रखा है कि पद जो है अनुवांशिक होता था और यूजुअली जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था वही ग्राम भोजक होता था। अब ये प्रभावशाली होता था गांव में। ठीक है, जो भी आदमी के पास उस समय क्या होता था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता था, प्राइमरी सेक्टर में। जिसके पास ज्यादा जमीन वो ज्यादा उत्पादन, इसके पास, इसका मतलब उसके पास सरप्लस ज्यादा। सरप्लस ज्यादा मतलब एडवर्स कंडीशन में, मुसीबत के समय में वही दूसरे लोगों की मदद करने में सक्षम हो पाएगा। हो सकता है कि ज्यादा ब्याज लेकर के मदद करे, पैसा दे, बट एट द एंड ऑफ द डे उसी के पास पैसा है। इसका मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास समाज में प्रभुत्व है। और वही लिख रखा है कि उनके प्रभुत्व के कारण ही, प्रभावशाली होने के कारण ही प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही दे देते थे। और कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी यही ग्राम भोजक कर लिया करते थे। वहीं जो स्वतंत्र कृषक होते थे उनको नॉर्थ इंडिया में क्या कह दिया जाता था, गृहपति कह दिया जाता था। और वे लल्ला या उनवार जैसे जो शब्दावलियां हम लोगों ने सीखी, वो शब्दावलियां एप्लीकेबल हैं दक्षिण भारत में। अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है संगम साहित्य। संगम मतलब क्या होता है, आकर के मिलना। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कहानी पर हम लोग बात करते हैं। दक्षिण भारत में उस समय, अभी हम लोगों ने देखा कि 3 राजवंश राज करते थे, चोल, चेर और पांड्य। अब राजाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा होती थी, तो एक तो तरीका हुआ प्रतिस्पर्धा में विजयी होने का कि भाई आप मेरी गर्दन काट डालिए, हम आपकी गर्दन काट डालते हैं, राइट, मतलब युद्ध में फैसला करते हैं। लेकिन
इन लोगों ने बहुत चालाकी से फैसला किया हुआ है। एक जगह पर ये अपने अपने कवियों को भेजा करते थे, उसी जगह पर जा करके, इसीलिए नाम है संगम। संगम मतलब नदियों का संगम नहीं, सेनाओं का संगम नहीं, कवियों का संगम। और इस संगम में हर राजा के रिप्रेजेंटेटिव, हर राजा के राज कवि जा करके इन बातों की चर्चा करते थे कि मेरे राजा इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, वो इतने अच्छे हैं, और इसीलिए तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहा जाता है संगम साहित्य। रचना कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया है? लगभग 2300 साल पहले। और इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है बिकॉज मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपको संगम है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है आपको कवियों के सम्मेलन को, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन की नाम है आपको संगम साहित्य। कितने आपको संगम साहित्य हुए हैं? तो 3 हुए हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहां भले मदुरै लिखा हुआ है, बट ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो पहला और तीसरा वाला महत्वपूर्ण संगम साहित्य है उसी का संकलन मदुरै में हुआ है, और दूसरे वाले का कहां हुआ है? तो कपाटपुरम में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला वाले और तीसरे वाले का जो आयोजन किया गया है वो मदुरई में किया गया है, और जो दूसरा वाला है वो फिर कहां पर है? तो दैट इज इन कपाटपुरम। ठीक है, जो पहला वाला आपको संगम साहित्य है उसमें उसकी अध्यक्षता, जैसे कोई सा भी सम्मेलन होता है तो उसकी अध्यक्षता कोई व्यक्ति करते हैं, तो पहले वाले की अध्यक्षता की गई है अगस्त्य ऋषि के द्वारा, दूसरे वाले की गई है इन्हीं के स्टूडेंट अगस्त ऋषि के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि एक अगस्त्य है और एक अगस्त्य है। ठीक है, और साथ में ये भी जानेंगे कि जो तीसरे वाले हैं उसकी, आपको जो तीसरा वाला संगम साहित्य है उसमें किसने अध्यक्षता की है? तो उसमें अध्यक्षता की गई है नक्की कर के द्वारा या नक्की कार के द्वारा। ठीक है, और दूसरा वाला हुआ है कहां पर? तो कपाटपुरम में, और पहला और तीसरा वाला अगस्त्य और नक्की कर ने कहां पर अध्यक्षता की है? तो मदुरई में। ठीक है, दूसरे वाले के दौरान ही तमिल भूमि का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है तोलका पीएम, एक तरीके से ये तमिल ग्रामर की किताब है, और इसमें बहुत सारी दार्शनिक बातों को भी बताया गया है। ठीक है, तो तोलका पीएम की रचना किस आपको संगम साहित्य के दौरान की गई है? तो इसको दूसरे संगम साहित्य के दौरान ही किया गया है। और ये भी जान रहे होंगे कि एग्जाम में अगर दूसरे वाले के अध्यक्ष का नाम पूछे और अगस्त्य ऋषि नहीं दिया हुआ हो, तोलका पियर दिया हुआ हो, तो तोलका पियर को भी फिर हम लोगों को सच मानने की जरूरत है। तोलका पियर ने ही इस तोलका पीएम नाम से किताब को लिख रखा है, तोलका पियर। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोगों ने उस क्लास में बात किया हुआ है, इससे संबंधित जो एक्चुअल में क्लास है। अगले में फिर देखिए क्या लिख रखा है। इन सारी चीजों को तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगले में देखिए क्या लिख रखा है। हम लोगों ने पिछली वाली एनसीईआरटी में ही पढ़ रखा है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग जानते हैं जातक कथाओं के नाम से। और जातक कथाओं में अगर भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का संकलन होगा तो इससे हम लोग फिर ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि बुद्धिज्म भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में आस्था रखता होगा। ईश्वर में वो बहुत स्ट्रांगली आस्था नहीं रखता है। अगर एग्जाम में आए 4 धर्मों का नाम लिख करके कि इनमें से किस धर्म को आप नास्तिक धर्म बोल सकते हैं, तो एक तरीके से वो बौद्ध धर्म है। लेकिन जातक कथाएं कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि भाई पुनर्जन्म में ये लोग यकीन करते थे। भगवान बुद्ध की एक कहानी दे रखी है कि भाई भगवान बुद्ध कभी एक चतुर आदमी भी थे, दार्शनिक ही नहीं थे, वो चतुर आदमी भी थे। एग्जाम में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछेगा, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सांची की बात की गई है। फिर यहाँ पर सांची की मूर्ति कला, आप लोगों को पता होगा कि विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक स्तूप गिना जाता है सांची, और इसके जो आरंभिक निर्माण करता है वो स्वयं सम्राट अशोक है।
पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात किया हुआ है कि बौद्ध धर्म का जो आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, उससे संबंधित 3 चीजें आपको जानने की जरूरत है। चैत्य, चैत्य जिस तरीके से हिंदुओं में प्रार्थना घर को मंदिर कहते हैं, मुसलमानों में जिस तरीके से मस्जिद कहते हैं, ठीक बुद्धिस्ट लोगों का जो उनका अपना प्रार्थना घर होता है जहां पर वो लोग तपस्या करते हैं, तो उसको कह दिया जाता है चैत्य। जहां ये लोग रहते हैं उसको कह दिया जाता है विहार। और किसी बड़े बुद्धिस्ट बाबा, कोई बौद्धों में बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बाबा हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको दफन किया जाता है स्तूप में। दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से सांची का स्तूप, और इसकी जो रेलिंग है ना, रेलिंग को कहा जाता था स्तूपों के, इस टर्म को भी नोट डाउन कर लेंगे, प्रदक्षिणा पथ। तो इसका जो प्रदक्षिणा पथ है या रेलिंग है वो किस चीज से बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, अब वलय कूप एक टर्म दिया हुआ है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि दिल्ली में मिला है वलय कूप। अब वलय कूप क्या होते हैं? वलय कूप एक तरीके से गुशेल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। गुशेल खाना मतलब सिंपली समझना है बाथरूम। एक्चुअली में इसको मान सकते हैं, एग्जाम में पूछेंगे कि गुशेल खाना क्या होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम का एक आपको ये हिस्सा होता है, जल निकास प्रणाली का एक हिस्सा होता है, जिसमें हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाला जो गंदा जल है उसको हम लोग आपको इस मैकेनिज्म के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि प्राचीन शहरों के बारे में नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। जैसे एक अज्ञात यूनानी लेखक का एक विवरण वैसा ही हम लोगों को मिला हुआ है। हम बार बार क्यों कहते हैं कि एनसीईआरटी की बातों को पढ़ने के लिए भी ना कहीं मेंटरशिप चाहिए होता है। अब यहां पर लिखा हुआ है अज्ञात यूनानी नाविक, ये जानते हैं किसकी चर्चा की जा रही है? एक किताब मिली हुई है जिसका नाम है पेरी प्लस ऑफ इरीथ्रियन सी। एग्जाम में पूछेंगे कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसकी किताब है? ऑप्शन में 3 लेखकों के नाम होंगे, चौथे लेखक का नाम होगा नन ऑफ द एबव। आज तक हम लोगों को पता नहीं है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखा है। वो किसी अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा लिखा गया माना जाता है। और इरीथ्रियन सी, इरीथ्रियन सागर क्या है? आज के समय का अरब सागर कह लीजिए, उससे कनेक्टिंग लाल सागर कह लीजिए। इसी रास्ते से तो आपको जो यूनानी लोग होते होंगे वो इंडिया आते होंगे ना, पैसिफिक ओशन पार करके थोड़े आते होंगे। एक बार मैप में जाकर के चीजों को देखेंगे, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे यहां पर मैप में आकर के आप देखिए कि क्या लिख रखा है। अगर आपको इंडिया यहां तक आना है तो फिर आपको किस रास्ते से आना होगा? अरब सी आप आएंगे, रेड सी आएंगे, ठीक है, और रेड सी के थ्रू ही आप क्या कर रहे होंगे? मेडिटेरियन भूमध्य सागर होकर के यूरोप। तो मोटे तौर पर ये रेड सी हो गया, यहाँ के जो छोटे छोटे गल्फ हो गए, पर्सियन सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, इन्हीं सबको मिला करके बोला जाता है इरीथ्रियन सी। लिखने वाला जो राइटर है उसका नाम अज्ञात है। हाउएवर उस किताब में भारतीयों के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई है। अगला देखिए, बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम। ठीक है, गुजरात में चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या? गल्फ ऑफ कच्छ देखने को मिलेगा। और नीचे को चले आएंगे तो आपको खंभात की खाड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां को चले आएंगे, गल्फ ऑफ कच्छ यहां होगा, नीचे गल्फ ऑफ खंभात होगा। यहीं पर एक शहर है भरूच। ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया है कि भरूच जो हमारा एक भारतीय शहर है उसको यूनानी लोग किस नाम से जानते थे? तो बेरी गाजा के नाम से जानते थे। अच्छा, कभी भी पैसिव लिसनर होकर के मत पढ़िए, आप एक्टिव लिसनर बनिए। जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ने आपको ये सुविधा दे रखी है कि भाई आप मेरे इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, अपना एटलस भी साथ में लेकर के बैठिए, और एटलस में जो भी चीजें बता रहे हैं उनको एक बार मार्क करिए। आपकी ज्योग्राफी में भी बहुत सारी अच्छी संकल्पनाएं बनती चली जाएंगी। और आज के समय में एग्जाम्स को अगर आपको क्लियर करना है ना,
तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई आप संपूर्णता से चीजों को देखिए, केवल लिसनर होकर के, पैसिव लिसनर होकर के क्लास मत अटेंड करिए, एक्टिव लिसनर बनिए, चीजें बेटर होंगी। तो बेरी गाजा किसका नाम है? भरूच का नाम है, और भरूच का ये नाम किन लोगों ने दिया हुआ है? यूनानी लोगों ने दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं जानिए। अगला देखिए, पहले दूसरे चैप्टर से हम लोग बात करते हैं कि चांदी या सोने के जो आरंभिक सिक्के थे उनको आहत कहा जाता था। आहत क्यों कहा जाता था? बिकॉज इन आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था। आहत मतलब घायल करना। आपने एक तरीके से मेटल को गर्म किया और उसको मन चाहिए आकृति देने के लिए आपने उसको ठोकना पीटना शुरू किया। किसी को आप ठोकते पीटते हैं तो उसको चोट लगती है, वो आदमी घायल होता है, वो आदमी आहत होता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इन सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। ठीक है, अगले में फिर हम लोग देखते हैं। अब मथुरा की चर्चा की गई है। मथुरा देखिए क्या लिख रखा है कि यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। एक उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाला, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला। ये बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। और अगला की मथुरा जो है कुषाण लोगों की दूसरी राजधानी थी। कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, जो आज के समय में कहां पर है? तो आज के समय में पाकिस्तान का जो पेशावर शहर है वही उस समय पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। और कनिष्क या कुषाणों की पहली राजधानी, दूसरी राजधानी हमारा दिल्ली के पास जो मथुरा है वो। अगला चीज जानेंगे कि एक तरीके से देखिए तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर अगर आपको जाना होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बंगाल बिहार के तरफ, तो आपको मथुरा होकर के जाना होगा। और अगर आप तक्षशिला से या मध्य एशिया से दक्षिण भारत आ रहे हैं तो भी आपको क्या करना होगा? तो भी आपको इसी रास्ते के थ्रू आना होगा। अगला चीज कि यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि गांधार कला थी, फिर मूर्तियां बनाने की मथुरा कला आई। गांधार कला एक तरीके से यूनानी लोगों के इन्फ्लुएंस में बनाई गई थी, और हमारा जो इंडिजिनस स्वदेशी हमारा जो वर्जन था वो मथुरा कला थी। और मथुरा कला में ही कनिष्क की एक धड़ विहीन हम लोगों को मूर्ति मिली हुई है। धड़ विहीन कहने का मतलब कि जो मूर्ति मिली है वो खंडित है, उसका धड़ नहीं है, लेकिन कुषाण कालीन है, तो हम लोगों ने मान लिया है कि भाई वो राजा आपको कनिष्क की होगी। और अभी के समय में आप लोगों को पता ही है कि भाई भगवान कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि मथुरा में ही भगवान कृष्ण, वृंदावन वगैरह की जो कहानी है वो किससे एसोसिएटेड है? दैट इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, who is considered as one of the most complete incarnation of Lord विष्णु। भगवान विष्णु के सबसे संपूर्ण अवतारों में से किनको कंसिडर करते हैं? भगवान कृष्ण को। उनकी जन्मभूमि क्या रही हुई है? यही मथुरा रही हुई है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते भगवान कृष्ण की जय भी बोल देंगे तो कम से कम पढ़ेंगे भी, और साथ में कुछ कुछ पाप वगैरह भी कटेंगे। अगला देखिए, कपड़ों के उत्पादन के लिए आप लोगों को पता ही है कि दक्षिण भारत काफी प्रसिद्ध है सिल्क के कपड़ों के लिए। उसमें भी दक्षिण में मदुरै और उत्तर में वाराणसी कपड़ों के लिए बहुत आपको प्रसिद्ध थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी क्या करते थे? अपने अपने संघ बनाते थे। आप संघित होकर के रहेंगे ना तो आपको सरकार ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। जैसे अभी के समय में भी एक प्रेशर ग्रुप आप लोग बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, फिक्की, इसको 1927 में बनाया गया। ठीक है, तो जैसे व्यापारियों का संघ अभी के समय में है, देखते होंगे ना कि एक व्यापारी की हत्या होती है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा बाजार उस जगह का बंद कर दिया जाता है। व्यापारियों में इतनी यूनिटी होती है कि वो लोग एक तरीके से पूरे बाजार को बंद कर देते हैं। उस समय भी व्यापारियों के मध्य बहुत अच्छी यूनिटी थी, वो लोग संघ बना करके अपना बिजनेस वगैरह करते थे। अगले में आइए देखिए क्या लिख रखा है। तो ये लोग जो अपने संघ बनाते थे उन संघों को कहा जाता था श्रेणी। और इन श्रेणियों का काम क्या होता था? इन श्रेणियों का काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। इसके अतिरिक्त ये श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसा इत्यादि जमा करते थे। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां पर दी गई हैं। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने बात किया ही कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है।
नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका जो प्रोमिनेंट थीम है वो राजनीति विज्ञान है, और इसमें सूत की कताई और बुनाई के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है, अगला देखिए, अरिकमेडु के बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बात किया। अरिकमेडु कह लीजिए या पोडुके कह लीजिए, कहां पर ये है? पुद्दुचेरी अगर एग्जाम में आए तो वो भी सच है, पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में भी कौन वाला पौंडीचेरी? तो तमिलनाडु वाला पौंडीचेरी। यहां क्या होता था कि जो रोमन जहाज होते थे उनसे सामान उतारा जाता था, और अभी यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एल्फोरा जैसे पात्र मिले हुए हैं। मतलब जैसा सामान रोमन लोग यूज करते थे ना, वैसा ही सामान यहां पे भी अगर मिल रहा है, तो उससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि वहां का सामान अगर यहां मिल रहा है, दैट मीन्स उन लोगों के साथ आरंभिक समय से ही हमारे बिजनेस रिलेशंस होंगे। यहीं से क्या मिला हुआ है कि एरेटाइन पात्र मिला हुआ है, और एरेटाइन पात्र इटली के एक शहर का नाम है एरेटाइन। वहां पर लोग जैसे प्याले यूज करते हैं, जैसे कप ग्लासेस यूज करते हैं, उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया है एरेटाइन। एग्जाम में पूछेंगे कि एरेटाइन पात्र कहां से मिला हुआ है, तो इसी आपको अरिकमेडु से मिला हुआ है। और एरेटाइन जानेंगे कि इटली का क्या है, तो वो एक शहर है। ठीक है, लास्ट छोटी छोटी चीजें कुछ है। ब्राह्मी लिपि, देखिए ब्राह्मी हम लोगों ने बात किया ना कि अशोक के जो आरंभिक जो भी शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही है। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। तो ब्राह्मी इतनी यूनिवर्सल लैंग्वेज थी कि जो तमिल भाषा है इसके लिए भी आरंभिक तौर पर जिस लिपि का प्रयोग किया गया था, इट वॉज नन अदर देन ब्राह्मी, और इसीलिए इसको कहा जाता था तमिल ब्राह्मी अभिलेख। यहां पर देखेंगे कि ऐसे बर्तन भी हम लोगों को मिले हुए हैं अरिकमेडु या अन्य पत्तनों से, पोटो से, जिनका डिजाइन तो रोम का है लेकिन यहां बनाए जाते थे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। दूसरे की चीजें देख करके हम लोग भी तो यहाँ बनाना सीख सकते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम की तरह से है लेकिन यहाँ बनाए गए हैं। रोम के बारे में एक चीज लिख रखा है कि रोमन लोगों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, और रोम उस बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। इनके इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, राजा थे, जिनका नाम है अगस्तस। अगस्तस के नाम पर ही अगस्त का महीना आता है, और अगस्टस ने क्या किया हुआ है कि बड़े बड़े रंग मंडल या एम्फी थिएटर स्थापित किए। और एम्फी थिएटर मतलब अपने को सिंपली समझना है, ग्लैडिएटर जैसी मूवीज जाकर के देखिए, उसमें जो बाघों को आदमियों से लड़ाया जाता था या दासों को दासों से लड़ाया जाता था, तो ये सारा काम कहाँ किया जाता था? जिस एरिना में किया जाता था उसको कहा जाता है एम्फी थिएटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतनी ही चीजें हैं। क्या हम लोगों ने सीखा है कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ है? 3000 साल पहले। हालांकि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, या आहत सिक्के देखने को मिलते हैं 2500 साल पहले। संगम साहित्य जो है उसकी शुरुआत की गई है 2300 साल पहले। हम लोगों ने ये भी देखा है कि 3 संगम साहित्य थे, पहला और तीसरा वाला मदुरै, दूसरा वाला कपाटपुरम। ठीक है, और अरिकमेडु के बारे में जो हम लोगों ने जाना, जहां से रोमन लोगों के साथ व्यापार होता था, और ये भी जाना है कि अरिकमेडु पौंडीचेरी या तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिर इतनी ही चीजें हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आंसर शुरू हो गए हैं। जैसे जो तमिल में बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था? वे लल्ला कहा जाता था। तो इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना इज सच अ गुड थिंग। अगर हमारा ये प्रयास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको लगता है कि बहुत सारी अगल बगल की चीजें भी हम आप लोगों को बता रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, which points are quite important, so it's a humble request that please do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.